हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई अलका फ्रॉम फिजिकैम। तो हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। लास्ट टॉपिक हमने किया था वो सेपर थ्योरी एंड वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आई होप आप सबको वो टॉपिक समझ आ गया होगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज इस वीडियो में हम एक ही टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं ना वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड नहीं बनाते, राइट। अगर बात करूँ ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ये कोई बॉन्ड मतलब एज सच नहीं है। तो ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है जो फील की जाती है, राइट। इट्स अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन। सो हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन कोवलेंट कंपाउंड्स, नॉट इन ionic compounds. Hydrogen bond is not formed in non-polar covalent compound. नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड में नहीं देखा जाता, पोलर कोवलेंट कंपाउंड में देखा जाता है, जहाँ पे एक जो एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अनदर वन। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में, हाइड्रोजन एटम एंड स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मैंने बताया ना अभी आपको, ये एक काइंड की अट्रैक्शन है सिर्फ, और कुछ नहीं है। और ये को नॉन पोलर में नहीं देखा जाएगा, पोलर में देखा जाएगा जहाँ पे पोलैरिटीज डेवलप होगी। पोलैरिटीज कहाँ डेवलप होंगी, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो होगा। तो बेसिकली बात की जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच की अट्रैक्शन है। हाइड्रोजन चाहिए बॉन्डिंग के लिए, तो हाइड्रोजन एटम, और दूसरा चाहिए एक स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट। चलें आगे चलें। चलिए, अब ये जो है ये दो तरह की होती है। तो पहली होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हम कहते हैं ना, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हैं, मतलब दो स्कूल्स के बीच का कॉम्पिटिशन। डन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स, दो नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होगी, यानी दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के एटम के बीच में देखी जाएगी। डन। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में जो देखी जाएगी उसे बोलोगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटर में भी दो तरह के आते हैं भाई। इंटर में आते हैं होमो इंटर और हेट्रो इंटर। होमो इंटर मतलब जब दोनों ही एटम्स जो होंगे वो दोनों ही एटम जो होंगे वो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के होंगे, मतलब इट इज़ बिटवीन द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। होमो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस या हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बिटवीन द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे H2, HF, NH3, ROH, R इज अल्काइल ग्रुप, CH3COOH। और दूसरा आता है हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेट्रो मतलब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल नहीं होंगे, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, जैसे अल्कोहल ले लिया और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों के बीच में अगर देखी जाएगी इंटरेक्शंस तो वो होगी हेट्रो। अगर H2O और H2O के बीच में ही देखी जाए तो वो होगी होमो। तो इंट्रामॉलिक्यूलर ये तो थे इंटर। इंटर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में। इंटर होगा सेम मॉलिक्यूल, जैसे कि ना बड़ी इसकी कॉमन एग्जांपल है ये NO2 और यहाँ पे OH, ये एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये एक ही मॉलिक्यूल है, मतलब इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन एक ही मॉलिक्यूल में, विद इन द मॉलिक्यूल। बॉन्ड इज अ सिंगल मॉलिक्यूल। इसमें नाइट्रोफिनोल की एग्जांपल बड़ी कॉमन है। सो इट इज़ इंट्रा। इंट्रा में सेम स्कूल में कंपटीशन, मतलब एक ही स्कूल के दो क्लासेस के बीच में, राइट, थर्ड और फोर्थ क्लास के बीच में, है ना। या फिर इंट्रा क्लास करना है तो एक ही क्लास के दो बच्चों के बीच में कंपटीशन करवा दो, तो एक ही स्कूल की दो क्लासेस के बीच में करा दो तो वो इंट्रा मॉलिक्यूलर। और अगर इंटर, दो अलग अलग स्कूल के बच्चों के बीच में कंपटीशन है तो वो इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। डन। तो अब ये होता क्यों, ये तो आपको पता लग गया। एक होना चाहिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन नेचर ऑफ ऑक्सीजन। ये देखो OH ले लिया, ये बनाया हुआ है, ये NO2। अब O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, H पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ NO2 में ये है, अब इसके लोन पे ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन बननी शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन एटम, यानी कि
चेक करो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अलग हो गई, सॉरी इलेक्ट्रॉन एक्टिव ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर खींचा और H पे रह गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे इसके ऊपर है लोन पेयर। अब इंटरेक्शंस बननी शुरू हुई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन एटम्स के बीच में। सो दिस इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डन। हाइड्रोजन बॉन्ड कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बन सकता है। एक H2O मैक्सिमम कितने बना सकता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कैसे 4 बना सकता है उसकी एग्जांपल दी हुई है। ये देखिए ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, वाटर की स्ट्रक्चर है। 2 लोन पेयर पड़े हुए हैं। अब ये 2 लोन पेयर जो है ये आगे 2 H पॉजिटिव एटम्स के साथ ही बना सकते हैं बॉन्ड। तो इसके अपने 2 और ये 2 टोटल हो गए 4। डन। तो ये था हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। लास्टली वी आर लेफ्ट विद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए बिकॉज ये थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो पेपर में बार बार पूछी जाती है। डन। और इसका क्वेश्चन भी, इसकी मैंने इतनी इजी एक ट्रिक करानी है ना बॉन्ड ऑर्डर निकालने की, दैट यू विल बी सो लाइक कि अगर वो क्वेश्चन आ गया ना तो आपको मुफ्त के नंबर है वो आपके। डन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सबसे पहले जो चीज़ आती है, इसका ध्यान रखना है कि एक एटम और ये है दूसरा एटम, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपके पास एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर एक एटम का ऑर्बिटल, जिसे आप एटॉमिक ऑर्बिटल कहोगे, है ना, वो होगा, और यहाँ पे दूसरे एटम का ऑर्बिटल होगा, दैट इज दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। अगर वो मॉलिक्यूल बना रहा है तो उसे बोलोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है जी, इस चीज़ का आपने रखना है ध्यान थोड़ा सा। आगे चलें। शिट, जस्ट 1 मिनट। यस, जी ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की कि एक एटम फॉर सपोज हाइड्रोजन ले लिया, ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, इन दोनों का 1s ऑर्बिटल, इसका भी 1s ऑर्बिटल, बनाया मॉलिक्यूल क्या, H2O, उसका क्या बना, 1s2। ठीक है जी। अब देखिए, अब आपने पता करना है कि अब मैंने आपको बताया कि 2 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब आपने चेक करना है जो मॉलिक्यूल बना है उसमें जो 2 एटम इन्वॉल्व हैं, ये जो 2 एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उनके बीच में कितने बॉन्ड्स बने हैं, तो वो बताएगा बॉन्ड ऑर्डर, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स। अब फॉर सपोज नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन मिलके N2 बनाता है, पर आपको ये चेक करना है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जब कंबाइन हुए इनके बीच में बॉन्ड कितने बने। वैसे तो 3 बॉन्ड होते हैं, है ना, तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे सिमिलरली O2 में अब देखो, एक ऑक्सीजन प्लस दूसरा ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे O2, बॉन्ड कितने होते हैं, डबल बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2। तो ये आपको जो है वो पता करना है। ठीक है जी, आगे चलें। देखो फिर बॉन्ड ऑर्डर क्या है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द 2 एटम्स, इट इज़ गिवन बाय द मुलिकन एंड हुंस रूल। ये करने की जरूरत नहीं है, अभी आपको बताया एक एटम प्लस दूसरा एटम मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। इसमें आप इसका जो है वेव नेचर कंसिडर करते हो। अब मैंने ये भी आपको बताया, एक एटम है तो उसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा एटम है तो उसका दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, मिलके ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल, जिसको आप कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डन जी, क्लियर है इतना। आगे चलें जी, चलिए। अब आपको मैंने बताया कि ऑर्बिटल से जुड़ेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। तो सपोज करो एक एटम था A, दूसरा एटम था B, है ना। तो सपोज करो इसका वेव नेचर है तो साई A से डिनोट करते हो, दिस इज साई B। अगर तो दोनों प्लस होंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा, ओवरलैप करेंगे ना, अगर तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप बनेगा तो पाई यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है, इसमें एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है, बस इतना ध्यान रखना। अगर तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा मतलब माइनस हो रहे होंगे तो कौन से मॉलिक्यूल बनेंगे, एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे।
ठीक है। इसमें ध्यान रखना है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब फिल करने के लिए इन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए 3 रूल फॉलो करने हैं। ये मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको करवाऊंगी। ऑफबाउ का प्रिंसिपल, हुन्स का और पॉलीज प्रिंसिपल जो है ये आपने फॉलो करना होता है। ठीक है। अब सपोज करो आपके हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं 1s एंड 1s। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन का है, बनाएगा H2। ठीक है जी। तो अगर तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हुआ तो 1s सिग्मा 1s बन जाएगा, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनेगा। और अगर डिस्ट्रक्टिवली ओवरलैप हो गए तो सिग्मा स्टार बनेगा, क्योंकि आपको पता है 1s और 1s तो बनाता ही कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो पाई का तो सोचना भी मत। बॉन्डिंग को लिखा जाता है सिग्मा, एंटी बॉन्डिंग को लिखा जाता है सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डन। अगर 2pp जुड़ेंगे, अगर ये pz है तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, है ना। अगर px या py हुआ तो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपको पता है p में 3 होते हैं, इसमें भी 3 होते हैं, तो टोटल कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 6 बनेंगे। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ, वहाँ जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है ये भी वहीं पे बताती हूँ एक एग्जांपल उठा के। आगे चलें, चलिए चलो जी। कहते हैं कौन कौन से रूल फिल अब अपने फॉलो करने हैं फिल करने के लिए, है ना। तो देखिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो हैं दीज आर ऑलवेज फिल्ड फर्स्ट एंड देन एंटी बॉन्डिंग। ये एग्जांपल लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ कि सबसे पहले जो आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल फिल होते हैं उसके बाद जो है एंटी बॉन्डिंग। अगर तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 हैं, 14 से कम है, तो रूल फॉलो करोगे 1 2 1 2। अगर 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं टोटल में तो 1 2 2 1। अब ये 1 2 1 2 और 1 2 2 1 है क्या वो देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और बताती हूँ स्टेबिलिटी के बारे में। अगर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग इज मोर देन द एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग तो इट इज़ स्टेबल। अगर बॉन्डिंग में कम है एज़ कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग इट इज़ अनस्टेबल। अगर दोनों में सेम है अनस्टेबल होगा और एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है जी। चलिए बॉन्ड ऑर्डर अब आपको पता तो है, नंबर ऑफ बॉन्ड फाइंड करने हैं, बट निकालने का फॉर्मूला कौन सा है, हाफ इंटू एन ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में रखना। ये आगे ना सारा कुछ एक एग्जांपल के थ्रू ना मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या है ना, और स्टेबिलिटी का बस इसको याद रखना है। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ। अब देखो सपोज करो एक सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये आपको O2 पता है, ये N2 पता है, ये H2 ले लो। ठीक है जी। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड है ना उतना ही ज़्यादा 3 बॉन्ड्स को तोड़ना ज़्यादा मुश्किल है, यानी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही ज़्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब आपको पता है ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो तो बॉन्ड की लेंथ कम हो जाती है, तो उतनी ही कम उसकी बॉन्ड लेंथ। ठीक है जी। अब है स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। डन। इसके बाद एक लास्ट ट्रिक देख लो, फिर एग्जांपल के साथ मूव करती हूँ आपके। कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं आपने, यहाँ पे लिखोगे 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। 14 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको पता है N2 है ना, N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पहले में 7 और दूसरे में 7, टोटल हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। एक नाइट्रोजन में 7, दूसरे में भी 7, टोटल 14। और N2 के बीच में याद रखो कितने बॉन्ड होते हैं, 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, 3। अब ऊपर जाते हुए भी 0.5 माइनस करते जाओ और नीचे आते हुए 0.5 माइनस कर दो। 3 में से 0.5 गए 2.5, फिर निकालो 2, फिर 1.5, फिर 1। ऐसे ही 3 में से 2.5, फिर 2, फिर 1.5, फिर 1। बस इतना याद रखो और इजीली जो है अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब मैं इसके साथ एक एग्जांपल बता देती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देखो बॉन्ड ऑर्डर पूछा है CO का। अब ये हेटेरो आइटम है, कार्बन में होते हैं 6, ऑक्सीजन में होते हैं 8, ये हो गए 14। 14 के कॉरस्पॉन्डिंगली बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। निकाला था ना पीछे, 14 इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। ये देखो 14 के कॉरस्पॉन्डिंगली कितना होता है, 3। बस इतना इजी सी ट्रिक है। डन। आगे चलो।
देखो ज़रा, यहाँ पे अभी करवाती हूँ, एक एग्जांपल उठा रही हूँ, उसको समझो। लो जी, सपोज कर लो मैंने फिल किया N2, ठीक है जी। अब N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14। अगर 14 हो इलेक्ट्रॉन तो 1 2 1 2 रूल फॉलो होता है ना। अब ये 1 2 1 2 रूल है क्या? सबसे पहले बनाओगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p3, है ना। एक नाइट्रोजन के लिए कितनी हो गई? ये हो गई। 1s2 बनाओ, चलो 1s2 बनाओ, 1s 1s 1s, यहाँ थोड़ा सा वेट, ऐसे, ठीक है जी, दिख रहा है। चलो इसको थोड़ा सा जोड़ लेते हैं। लो जी, ये हो गया आपके 1s, ये भी हो गया 1s। अब नीचे वाला कौन सा होता है? बॉन्डिंग 1s। ये होता है एंटी बॉन्डिंग 1s। एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार से जाएगा। 1s में कितने हैं? 2 हैं। अगर एक नाइट्रोजन के लिए 2 हैं तो दूसरे नाइट्रोजन के लिए भी तो सेम ही होगा। ये एक नाइट्रोजन और ये दूसरा नाइट्रोजन, ठीक है जी। यहाँ पे भी कितने होंगे? 2। टोटल हो गए 4। 1 2 3 4। पहले किस में भरने हैं? नीचे, फिर ऊपर। पहले बॉन्डिंग में भरे जाएंगे, फिर एंटी बॉन्डिंग में। अगला बनाओ 2s ऑर्बिटल, उससे अगला फिर 2s, ये बन गया सिग्मा 2s बॉन्डिंग का, ये बन गया सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग का। देखो यहाँ पे सिग्मा में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई आपके पास? सॉरी 2s में भी कितने हैं? 2। 1 2 3 4। अगर एक के लिए 2 हैं तो दूसरे के लिए भी कितने होंगे? 2। टोटल हो गए 4। 1 2 3 4 भर दिए। चलो आगे चलो। अब आता है p ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल के लिए ये रूल फॉलो करो। सबसे पहले तो p यहाँ पे 3 बना लो। आपको पता है p में 3 होते हैं, इसके लिए भी 3 होते हैं। अब इसमें जो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में जाएंगे ना, उसकी ज़रा यहाँ पर डिवीजन देखना। 1 2 1 2 ऐसे बताया था मैंने आपको। 1 2 1 2। बस यहाँ से एक बार इसे जोड़ दो, फिर आगे चलती हूँ, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कितने भरने हैं? 3। 1 2 3। इधर भी 1 2 3। टोटल हो गए 6। पहले भरा जाएगा बॉन्डिंग। 1 2 3 4 5 6। पहले हाफ फिल्ड, फिर फुली फिल्ड, फिर ऊपर शिफ्ट करना है। ये तो 6 यहीं पूरे हो गए, ऊपर तो गए ही नहीं, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू नंबर इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में काउंट करो। बॉन्डिंग में देखो, बॉन्डिंग में 2 2 4, 4 और 6 कितने हुए? 10। एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 3, यानी N और N के बीच में कितने होते हैं? 3। अब देखो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये यहाँ गया है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहीं फिल किया आपने, क्योंकि नीचे 1 2 3 4, फिर ऊपर गए 5 6, यहाँ फिल किया। ये जो है ये कौन से हैं? दोनों कैसे हैं? ये जो दोनों आपने यहाँ फिल कर दिए है ना, यहाँ पे ये जो दोनों आपने फिल किए इलेक्ट्रॉन्स, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे फिल किए, पेयर्ड हैं। जब ये पेयर्ड हैं तो करेक्टर कैसा हुआ? डायामैग्नेटिक, ठीक है जी, ओके। अब सिमिलरली मैं आपको ना ऑक्सीजन का बना के दिखाती हूँ, पर ऑक्सीजन के लिए ना मैं 1s वो ड्रॉ नहीं करूँगी, ठीक है जी। ऑक्सीजन O2 के लिए ज़रा कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4। p जो है बस बना के दिखा देती हूँ, बाकी आप देख लेना। 1s तो सेम ही है, 2s भी सेम है। इस अब टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है ना, क्योंकि फर्स्ट के 8 प्लस सेकंड के 8, मोर देन 14 है तो 1 2 2 1 रूल लगेगा। मतलब पहला बनेगा 1, फिर बनेंगे 2, फिर बनेंगे 2, लास्ट बनेगा 1। ज़रा ज्वाइन कर लेना। जब ज्वाइन कर लोगे
लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, ठीक है जी। टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गलत कर दिया मैंने, लो जी, दिस इज 8, ठीक है जी। अब निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। हाफ बॉन्डिंग में कितने हैं, देखो 6 हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 हैं, सिर्फ लास्ट वाला भी उठा सकते हो। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। पर जो यहाँ देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड नहीं है, सिंगल सिंगल पड़े हैं, अनपेयर्ड हैं। जब अनपेयर्ड हों तो ये कौन सा करेक्टर शो करते हैं, पैरा मैग्नेटिक, ठीक है जी। अब इसके करस्पॉन्डिंगली अगर यहाँ से देखना हो, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन थे ना, 16 इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंगली ज़रा देखोगे कितना बॉन्ड ऑर्डर आता है, ये देखो 16 के करस्पॉन्डिंगली बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2। हमने भी तो यही निकाला है, ओके। तो इज इट क्लियर। अगर यहाँ से देखा जाए इन दोनों की स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यानी नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल है। बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। डन, आगे चले। बेसिकली एमओटी आई ही क्यों थी वीबीटी से, क्यों हमने वीबीटी पढ़ने के बाद एमओटी, बिकॉज ना वीबीटी क्या कहती है, वीबीटी कहती है कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो डायामैग्नेटिक होता है कंपाउंड, और ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होता है। पर देखो O2 के केस में नंबर 16 है, 16 है, तो अभी आपने वीबीटी कहती है इवन है तो डायामैग्नेटिक होना चाहिए, है ना। पर अभी आपने यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे अभी बताया है कि O2 के केस में O2 कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। यानी यहाँ पे सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आई थी O2 के केस में। वीबीटी कहती है डायामैग्नेटिक होना चाहिए क्योंकि इवन इलेक्ट्रॉन है, बट एमओटी कहती है इवन ऑड से मुझे क्या लेना, आपको मैं बता देती हूँ कि ये पैरा होता है। तो यहाँ पे देखा था कि पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं विच हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डाया कौन से होते हैं, जिसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। पैरा होते हैं जिसपे ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑन द काउंट ऑफ वीबीटी। डाया होते हैं जिसमें इवन इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑन द काउंट ऑफ वीबीटी। एक्सेप्शन दी थी एमओटी क्या, वीबीटी के केस में एक्सेप्शन आ गई थी, अगर तो इलेक्ट्रॉन 16 हुए तो पैरा की जगह कैसा हो जाएगा, डाया हो जाएगा। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, एक्सेप्शन दी थी कि 16 वाले भी क्या होंगे, पैरा होंगे, और 10 वाले भी क्या होंगे, पैरा होंगे। 10 में बोरोन B2 ले लो आप, ये भी आपको पैरा ही मिलेगा, ठीक है। 16 वाले क्या होंगे, पैरा होंगे, 10 वाले क्या होंगे, पैरा होंगे, डायामैग्नेटिक नहीं होंगे। आगे चलो ज़रा देखोगे क्वेश्चन। अब क्यों बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपके एंटर कर जाते हैं। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ O2 इज प्रेजेंट इन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट था, पाई स्टार ऑर्बिटल। अच्छा इसकी नेमिंग तो मैंने आपको बताई नहीं, ज़रा वो भी सुन लो। देखो भाई ना, तो ये हो गया सिग्मा 2p(z), ये पाई 2p(x), पाई 2p(y). पाई बॉन्ड कौन बनाता है, x वाले, और सिग्मा कौन बनाता है, z वाला। तो यहाँ पे भी पाई स्टार 2p(x), पाई स्टार 2p(y), सिग्मा स्टार 2p(z). डन है जी। अब इसकी अगर कन्फिग्रेशन लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे सिग्मा, देखो 1 2 2 1 था ना, 1 में सिग्मा 2p(z), 2 में कौन आया, पाई 2p(x) इज इक्वल्स टू पाई 2p(y). सिग्मा में कितने थे, 2, 2p(z) में 2, इसमें भी कितने थे 2, इसमें भी कितने थे 2। आगे देखो ऊपर जा रहे हो,
2 1 मतलब पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py है कितने कितने 1, और सिग्मा में तो है ही नहीं, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बन जाएगी। ठीक है जी, आगे चलें। यस, चलिए, तो मैंने अभी आपको बताया बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर जाता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, बॉन्डिंग में, और स्टेबिलिटी भी क्या है, इंक्रीज करती है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में वाइंड अप करती हूँ। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और इसकी ट्रिक्स आपने सीख ली है। जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कोशिश करती हूँ कि मैं आपके साथ एक शीट जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस की डिस्कस करूँ। चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।